Hello students, you are welcome to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will discuss DBMS architecture. So in this video lecture, we will see DBMS architecture that is divided into 1-tier, 2-tier or 3-tier architecture. And then we will see overall structure of the database management system. So first, we are going to explain what is DBMS architecture. So DBMS आर्किटेक्चर क्या होता है? डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले डेटाबेस का जो डिजाइन है वो बेसिकली आपका किस पे डिपेंड करता है? वो हमारा डिपेंड करता है डेटाबेस के आर्किटेक्चर पर, राइट? यानी कि आप पहले आर्किटेक्चर सोचेंगे कि आपका आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्चर के बेस पर आप डेटाबेस की डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं. सो डेटाबेस के जो आर्किटेक्चर है वो सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड या हायरार्किकल कुछ भी हो सकता है. एंड डेटाबेस का आर्किटेक्चर सिंगल टियर या मल्टी टियर हो सकता है, राइट? सो नाउ वी विल सी दैट द डिजाइन ऑफ डेटाबेस डिपेंड्स ऑन इट्स आर्किटेक्चर. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं. बिल्डिंग बनाने से पहले भी क्या होता है कि हम उसका बिल्डिंग का आर्किटेक्चर डिसाइड करते हैं, राइट? एक मैप बनाते हैं या जैसे हम बोलते हैं कि हमने घर का मैप बना लिया है कि हम इस तरह से घर में ये वाला फ्लोर पर ये बनाएंगे, इस फ्लोर पर हम ये बनाएंगे. सो किसी भी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर पहले बनता है, देन वो बिल्डिंग डिजाइन होती है. तो सिमिलरली डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले उसके आर्किटेक्चर डिसाइड करना होता है कि हम किस आर्किटेक्चर पर वो डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं, राइट? देन डेटाबेस हमारा सेंट्रलाइज हो सकता है, डिसेंट्रलाइज हो सकता है या हायरार्किकल हो सकता है, राइट? एंड आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो वो सिंगल टियर या मल्टी टियर हो सकता है, राइट? मल्टी टियर में हो सकता है, जैसे सिंगल टियर को हम 1 टियर बोलेंगे या फिर जो मल्टी टियर है उसे हम क्या बोलेंगे, एन टियर. 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर या फिर सो ऑन एन टियर भी आपका डेटाबेस का आर्किटेक्चर हो सकता है. सो अगर हम स्टूडेंट्स एन टियर की बात करें तो व्हाट इज एन टियर आर्किटेक्चर? एन टियर आर्किटेक्चर डिवाइड्स द होल सिस्टम इनटू रिलेटेड बट इंडिपेंडेंट एंड मॉड्यूल्स, राइट? यानी कि आपका जो आर्किटेक्चर है एन टियर वो क्या करेगा, एन मॉड्यूल्स में डिवाइड करेगा आपके पूरे डेटाबेस को. बट जो एन टियर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे. इट मींस 1 टियर में अगर एक किसी भी एन टियर में से एक टियर में आप चेंजेस करते हैं तो नेक्स्ट टियर में वो इफेक्ट नहीं होगा. जो भी आपका दूसरा टियर या तीसरा टियर होगा उसमें वो इफेक्टेड नहीं होगा, राइट? तो यानी कि आपस में वो जो मॉड्यूल्स होंगे वो मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट होंगे. तो उसको हम बोलेंगे एन टियर आर्किटेक्चर. सो सबसे पहले हम देखते हैं 1 टियर आर्किटेक्चर. तो स्टूडेंट्स 1 टियर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो 1 टियर आर्किटेक्चर में हमारे पास जितने भी यूजर्स होते हैं वो डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं, राइट? देयर इज नो हैंडी टूल्स फॉर एंड यूजर्स. एंड यूजर्स के लिए कोई भी ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड नहीं है कि वो इंटरफेस के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करेंगे. दे कैन डायरेक्टली एक्सेस टू द database. So in 1 tier, DBMS is the only entity where the user directly sits on the DBMS and uses it. तो क्या है हमारे पास कि डेटाबेस को डायरेक्टली यूजर्स एक्सेस कर पाते हैं. कोई भी चेंज अगर आप डेटाबेस में करेंगे वो डायरेक्टली डेटाबेस में ही होगा, राइट? यानी कि किसी ऐसा नहीं है कि आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू या किसी एपीआई के थ्रू आप डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं. तो जो यूजर्स होंगे वो डायरेक्टली without any user interface they will directly change on DBMS itself, right? Then database designers and programmers इसके बेसिकली यूजर्स होते हैं. अगर 1 tier आर्किटेक्चर की बात करें तो कौन यूज करता है? बेसिकली डेटाबेस डिजाइनर्स और प्रोग्रामर्स से यूज करते हैं 1 tier आर्किटेक्चर को, राइट? नेक्स्ट वी विल सी 2 tier आर्किटेक्चर. So in 2 tier architecture the architecture is divided into two parts. First is application tier and second is database tier, right? So it must have an application through which the DBMS can be accessed. जैसे हमने 1 tier में देखा कि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी यूजर इंटरफेस नहीं था, यूजर्स डायरेक्टली डेटाबेस में चेंजेस कर रहे थे. बट 2 tier की अगर बात करते हैं तो 2 tier में एप्लीकेशंस जो एक्सेस एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस किया जा सकता है. Programmers use 2 tier where they access the DBMS by means of an application. जहाँ पर डेटाबेस प्रोग्रामर्स भी जो होते हैं वो डेटाबेस को एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं. Application tier is entirely independent of the database in terms of operation, design and programming, right? जो application tier है वो database tier से independent होगी in terms of ऑपरेशन डिजाइनिंग या प्रोग्रामिंग. इट मींस एप्लीकेशन टियर में अगर आप कोई भी ऑपरेशन डिजाइन या प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो डेटाबेस में जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा आपस में. Then application on client end can directly communicate with the database at the server side.
फॉर दिस इंटरेक्शन, इस तरह की इंटरेक्शन के लिए हम एपीआईज का यूज करते हैं, जो कि ओडीबीसी और जेडीबीटी टाइप की एपीआईज हो सकती हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट एंड कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस एट द सर्वर साइड, यानी कि क्लाइंट और सर्वर टाइप की कम्युनिकेशन होती है। और इस इंटरेक्शन के लिए, जो कम्युनिकेशन के लिए इंटरेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है, वो किस एपीआईज के थ्रू ओडीबीसी जेडीबीसी आर used. So this was the DBMS architecture, जिसमें कि हम डेटाबेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट इज योर एप्लीकेशन टियर एंड सेकेंड इज डेटाबेस टियर. नेक्स्ट, our three tier. In three tier, as we can see in this diagram, there is a presentation tier and application tier, and next one is database tier. So the whole database is divided into three tiers: database tier, application tier and presentation tier. So what is database tier? अगर हम database tier की बात करें तो database tier में basically आपकी query processing language होती है और आपके relations होते हैं. अब relations क्या होते हैं? Relations tables होती हैं. जितने भी database में आप tables बनाते हैं उसी को हम relation बोलते हैं. टेबल्स की फॉर्म में हम डेटा स्टोर कराते हैं. तो रिलेशन जो कि आपके डेटा को और उन पर उनके कंस्ट्रेंट को डिफाइन करता है. डेटाबेस टियर में बेसिकली आपकी क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज एंड रिलेशंस होते हैं जो आपके डेटा एंड उनके कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट कम्स एप्लीकेशन टियर. एप्लीकेशन टियर में स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सर्वर रहता है और प्रोग्राम्स होते हैं, राइट. एप्लीकेशन सर्वर एंड प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं. ठीक है, वो प्रोग्राम्स जो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं होते हैं. इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर. एप्लीकेशन टियर की बात करें तो स्टूडेंट्स ये एज अ मीडिएटर की तरह वर्क करता है. किसके बीच? प्रेजेंटेशन टियर और डेटाबेस टियर के बीच एज एन मीडिएटर की तरह एक्ट करता है. अब प्रेजेंटेशन टियर को हम यूजर टियर भी बोलते हैं. तो यूजर टियर और डेटाबेस टियर के बीच एज एन इंटरमीडिएट का काम करता है एप्लीकेशन टियर. नेक्स्ट कम प्रेजेंटेशन टियर विच इज ऑल्सो नोन एज यूजर टियर. सो प्रेजेंटेशन टियर का मतलब है कि यहाँ पर आप अपने डिफरेंट यूजर्स के लिए मल्टीपल व्यूज बना सकते हैं. मल्टीपल व्यूज का मतलब कि, और वो व्यूज आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, लाइक राइट, कि एक यूजर को आपका एक व्यू शो हो रहा है, दूसरे यूजर को दूसरा व्यू शो रहा है बाय द एप्लीकेशन. तो यहाँ पर हम बेसिकली कह सकते हैं कि यूजर टियर में क्या होता है, ऑल व्यूज आर जनरेटेड बाय द एप्लीकेशन. जितने भी व्यूज होते हैं वो एप्लीकेशन जनरेट करती है, दैट रिजाइड इन द एप्लीकेशन टियर, राइट. तो यहाँ पर बेसिकली मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं प्रेजेंटेशन टियर में, जो कि व्यूज जितने भी होंगे वो कौन क्रिएट करेगा? एप्लीकेशन टियर, क्रिएटेड बाय एप्लीकेशन टियर, बट होंगे किसमें व्यूज? सारे प्रेजेंटेशन टियर में, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री टियर आर्किटेक्चर. As we can see here clearly, in database tier, what we can use at the database tier, the database reside along with its query processing language. मैंने आपको भी बताया था यहाँ पर query processing language और रिलेशंस होते हैं जो कि आपके डेटा और कंस्ट्रेंट को डिफाइन करते हैं. ऑल्सो हैविंग रिलेशन दैट डिफाइन द डेटा एंड कंस्ट्रेंट एट दिस लेवल. डेटाबेस टियर की. एप्लीकेशन टियर की बात करें सो एट दिस टियर रिजाइड द एप्लीकेशन सर्वर एंड प्रोग्राम्स that access the database. For a user, this application tier presents an abstract views of the database, right. End users are unaware of any existence of the database beyond the application. जितने भी end users होते हैं वो आपके इस application के बारे में क्या होते हैं, database application की वजह से database के बारे में unaware होते हैं, right. Application tier acts as a mediator between the end users and the database. Now we will see user tier. What is user tier? At user tier, multiple views are there for a user, right. So all the views are generated by the application that reside in the application tier. So basically हम थ्री टियर आर्किटेक्चर की बात करें तो थ्री टियर आर्किटेक्चर हमारा तीन टियर्स में डिवाइडेड है, जिसमें से कि आपकी फर्स्ट लेयर है डेटाबेस टियर, सेकंड एप्लीकेशन टियर एंड प्रेजेंटेशन टियर. प्रेजेंटेशन टियर इज आल्सो known as user tier, and application tier works as a mediator between presentation tier and database tier. Now we will see the overall DBMS, overall DBMS structure of database management system. So students, this is the DBMS system structure, या we can say overall system structure. यहाँ पर हम clearly इस diagram में देख पा रहे हैं
कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के यूजर हैं। हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था नेव यूजर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूजर, और भी जितने भी यूजर्स हैं हमारे उनके बारे में पढ़ा था। सो दिस इज द यूजर टियर। अब यूजर टियर क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से इंटरेक्शन कर रहे हैं, राइट। अब डेटाबेस से इंटरेक्शन किसके थ्रू कर रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू। तो यहाँ पर आपके जितने भी हैं ये एप्लीकेशन इंटरेक्शन है। ये वाली लेयर जो शो हुई है यहाँ पर, ये एप्लीकेशन लेयर्स के लिए शो हुई है। एंड जो आपका सिस्टम है, बेसिकली हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है, राइट। अब हर मॉड्यूल की अपनी अलग अलग वर्क है, हर मॉड्यूल का अपना अलग अलग फंक्शन है यहाँ पर, राइट। तो फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू वेज। फर्स्ट वी कैन सी हियर दिस इज क्वेरी प्रोसेसर, यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेरी प्रोसेसर है एंड स्टोरेज मैनेजर है, राइट। तो जितने भी फंक्शन है आपके डेटाबेस, फंक्शनल कंपोनेंट डेटाबेस के, वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। First is query processor and your second is storage manager. So if we talk about this query processor is important because it helps the database system simplify and facilitate access to data. Query processor का क्या काम है कि simplified access data के लिए access हमारा किसका काम है, query processor का। किस चीज के लिए support करता है, database system को simplify and facilitate करता है कि वो data को easily access कर पाए, right? If we talk about this storage manager work, storage manager is also important because database typically require a large amount of storage space. So how to handle that data, it is the responsibility of this storage manager, right? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम में कि फर्स्ट टीयर की जो फर्स्ट लेयर शो हुई है यहाँ पर हमारी, यहाँ पर यूजर्स आ रहे हैं। यूजर्स एप्लीकेशन के थ्रू किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्वेरी प्रोसेसर, और स्टोरेज मैनेजर से आपका डेटा फैच होकर क्वेरी प्रोसेसर के पास जाएगा। क्वेरी प्रोसेसर से आपका डेटा एप्लीकेशन एंड देन यूजर्स को विजिबल होगा रिक्वायर्ड डेटा, जिस हिसाब से यूजर्स को डेटा चाहिए, राइट। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेरी प्रोसेसर की जो कंपोनेंट है, क्वेरी प्रोसेसर में हम देख रहे हैं यहाँ पर डीएमएल कंपाइलर, डीडीएल इंटरप्रेटर और क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन, ये क्वेरी प्रोसेसर के कंपोनेंट है। सो इफ यू टॉक अबाउट डीडीएल इंटरप्रेटर, व्हाट इज इट, डीडीएल इंटरप्रेटर का क्या वर्क है, इट इंटरप्रेट्स डीडीएल स्टेटमेंट, राइट। तो डीडीएल क्या होता है, डीडीएल की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। डीडीएल इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। तो डीडीएल, अब लैंग्वेज की बात हो रही है तो उसके लिए इंटरप्रेटर वर्क कर रहा है यहाँ पर, डीडीएल इंटरप्रेटर। सो इसका काम क्या है, ये डीडीएल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करता है एंड उसकी डेफिनेशंस डेटा डिक्शनरी में स्टोर करता है। Next, we talk about DML compiler. What does DML compiler do? It translates DML statements in a query language into an evaluation plan consisting of low-level instruction that query evaluation engine understand. It means हम अगर basically simple words में बोलें तो DML compiler का work क्या है कि जो DML स्टेटमेंट्स हैं उनको ट्रांसलेट करना और ऐसी लो लेवल इंस्ट्रक्शंस में या लो लेवल इंस्ट्रक्शंस में उन्हें चेंज करना कि उन्हें क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन इजीली समझ पाए, राइट। ये जो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन है इसका वर्क है कि डीएमएल लो लेवल इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करना। डीएमएल कंपाइलर जो आपके हायर लेवल इंस्ट्रक्शंस है, क्वेरी लैंग्वेज है, उसको कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पर हम ये दो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, डीडीएल एंड डीएमएल। व्हाट इज दिस, डीडीएल स्टैंड्स फॉर data definition language and DML is data manipulation language. Definition language basically database की definition के लिए जो queries हम देते हैं, definition language है create update करने के लिए। मैनिपुलेशन है अगर आप डेटाबेस में कोई भी चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज करते हैं। तो यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का बेसिकली क्या काम है, क्वेरीज जो आपके क्वेरीज से रिजल्ट आ रहे हैं, क्वेरीज के स्टेटमेंट है, उनको लो लेवल इंस्ट्रक्शन में चेंज कर देना और उन लो लेवल इंस्ट्रक्शंस को ये क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन जो यहाँ हमारा है वो इसको क्या करता है, इन लो लेवल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेरी प्रोसेसर। अब अगर हम स्टोरेज मैनेजर की बात करें तो स्टोरेज मैनेजर इज अ प्रोग्राम मॉड्यूल, एक तरह का प्रोग्राम मॉड्यूल की तरह वर्क करेगा दैट प्रोवाइड्स अ इंटरफेस बिटवीन लो लेवल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड क्वेरी सबमिटेड टू द सिस्टम, राइट। सो इसको हम देखें तो इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसको हमने ट्रांजैक्शन मैनेजर, बफर मैनेजर एंड फाइल मैनेजर में हमारे कंपोनेंट्स हैं। इसके स्टोरेज मैनेजर के 3 कंपोनेंट्स हमें यहाँ शो हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजर,
बफर मैनेजर एंड फाइल मैनेजर। ट्रांजैक्शन मैनेजर का जो काम है, ट्रांजैक्शन मैनेजर इंश्योर्स करता है कि डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। ट्रांजैक्शन मैनेजर ये इंश्योर करता है कि जो आपका पूरा डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। भले ही आपका सिस्टम फेलियर हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपका ट्रांजैक्शन मैनेजर इंश्योर करेगा कि आपका सिस्टम कंसिस्टेंट स्टेट में है। बफर मैनेजर की बात करें तो बफर मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है डेटा को फैच करने की डिस्क स्टोरेज से मेन मेमोरी में, राइट। यानी कि आपका बेसिकली डेटा, मोस्टली डेटा कहाँ रहता है, डिस्क स्टोरेज में। तो डिस्क स्टोरेज से मेन मेमोरी लाने का काम और ये डिसाइड करना कि किस डेटा को हमें कैशे में मेन मेमोरी में रखना है या किस डेटा को कैश करना है, ये बफर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर का क्या काम है? फाइल मैनेजर बेसिकली मैनेजेस द एलोकेशन ऑफ स्पेसेस इन द डिस्क में जो भी स्पेस है उसको एलोकेशन का काम करता है फाइल मैनेजर। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टोरेज मैनेजर यहाँ पर नेक्स्ट सबसे लोअर लेवल पर आ रहा है डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज में आपकी डेटा फाइल्स हैं, इंडेक्सेस हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा है, डेटा डिक्शनरी है। सो इन सब का काम क्या है? ये सब फाइल मैनेजर, ये सब आपके डेटा स्टोरेज मैनेजर इनको ओवरऑल हैंडल करता है। एंड देन क्वेरी प्रोसेसर का काम हमने आपको बताया, डीएमएल कंपाइलर, डीटीएल इंटरप्रेटर, ये पूरी फंक्शनिंग आपकी क्या है? ये ओवरऑल सिस्टम का, ओवरऑल डेटाबेस सिस्टम का स्ट्रक्चर है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, होप ये आपको वीडियो लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।